हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज आपको इस सेशन में 2023 में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन दिया जा रहा है फर्स्ट पार्ट से। तो लेसन नंबर 7 को हम डिस्कस कर चुके थे। लेसन नंबर 8 की क्वेश्चन यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। लेंथेनाइट संकुचन की तुलना में एक तत्व से दूसरे तत्व के मध्य एक्टिनोइड संकुचन अधिक होता है। कारण दीजिए। ठीक है। इसमें क्या होता है कि लेंथेनॉइड संकुचन में 4f के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को कम प्रतिकर्षित कर पाते हैं, बजाय कि प्रभावी नाभिकीय आवेश बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों को अधिक अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसके कारण से बाएं से दाएं जाने पर लेंथेनॉइड श्रेणी में आकार में कमी देखने को मिलती है, जिसे लेंथेनॉइड संकुचन कहा जाता है। ठीक है ना। जबकि एक्टिनोइड श्रेणी में 5f तत्वों के द्वारा 4f तत्वों की तुलना में बहुत कम प्रतिकर्षण होता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश ज़्यादा उन पर लगता है। इसलिए एक्टिनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में अधिक कमी देखने को मिलती है। यही कारण है कि लेंथेनॉइड संकुचन की तुलना में एक्टिनोइड संकुचन अधिक होता है। दूसरा देखिए, कारण देकर समझाइए। संक्रमण तत्वों के कण एंथैल्पी उच्च होती है। कारण देंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। संक्रमण धातु इसके योगी उत्तम उत्प्रेरक होते हैं। इसके कारण पहला कारण है परिवर्तनशील संयोजकता का प्रदर्शित करना, और दूसरा कारण है इनके N-1D में रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति होना। आगे देखिए, निम्न के चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। इनमें वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आने के चांसेस। निम्न के चुंबकीय आघूर्ण दीजिए। Ni2+, Cr2+, M3+ आयन जिसका परमाणु संख्या दे रखी है 29, और V2+ आयन वेनेडियम पर कितना आवेश है +2 का। ठीक है। तो इसके लिए आप कौन सा 3D श्रेणी के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात करेंगे और सूत्र लगाएंगे चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने के लिए √N+2 वाला, और इकाई लिखेंगे बोर मैग्नेटोन। N क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। देखिएगा, जैसे मैं एक उदाहरण देकर के आपको समझा रहा हूँ, आप समझने का प्रयास करें। जैसे देखिए, क्रोमियम निकल का लेना है। निकल का परमाणु संख्या होती है कितनी? 28, आर्गन 3D8 4s2। ये इलेक्ट्रॉन होते हैं 18, 8 26 और 2 28। अब Ni2+ बनता है, तो इसमें क्या हो जाता है कि बाह्यतम कोश से कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन ये चले जाएंगे, क्योंकि इसमें प्लस का 2 है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। तो ऐसी कंडीशन में इसमें इलेक्ट्रॉन कितने बच गए? डी में कितने कक्षक होते हैं? डी उपकोश में 5 कक्षक होते हैं। सभी में पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर कितने भरेंगे? 8। तो अब ये 2 अकेले इलेक्ट्रॉन रह गए, तो N बराबर कितना रह गया? 2। बोर मैग्नेटोन को U से रिप्रेजेंट करते हैं, चुंबकीय आघूर्ण को N+2 बोर मैग्नेटोन, ये इकाई आपको लगानी है, बोर मैग्नेटोन। N का मान 2 आ गया आपके पास, 2 रखिए। N की जगह 2 रखेंगे, 2 + 2 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, तो √8 यहाँ पर, या √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, √ से बाहर लेंगे 4 को तो 2 आ जाएगा, 2 √2 बोर मैग्नेटोन। ठीक है। इस प्रकार से आप या √8 में भी छोड़ सकते हैं, आपसे ज़्यादा कुछ नहीं हो रहा तो। इस प्रकार से सभी तत्वों का चुंबकीय आघूर्ण आप ज्ञात कर लेंगे। कारण बताइए। संक्रमण तत्व की श्रेणी में Mn अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसका क्या कारण है कि संक्रमण तत्वों की श्रेणी में Mn अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? इसका कारण है कि इसके डी कक्षक में अधिकतम अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होना। 3D श्रेणी में पूछा जा सकता है कौन सा तत्व सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है? +2 से लेकर +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। Cr2+ व Mn3+ दोनों तत्व में D4 विन्यास है, परंतु Cr2+ अपचायक और Mn3+ क्या है? ऑक्सीकारक है।
इसका कारण देखिए क्रोमियम +2 होता है, इसमें कौन सा हो जाएगा आर्गन। क्रोमियम में कैसा होता है 3d5 4s1, ये होता है 24 इलेक्ट्रॉनिक, सॉरी 24 होगा इसका, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा +2 में क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा, एक एस से और एक डी से, D4 विन्यास हो गया। फिर भी अपचायक है, दूसरों का अपचित करता है, खुद ऑक्सीकृत होता है और इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो यहाँ पर देखो D4 विन्यास इसका। अब ये क्या करता है कि Cr2+ से Cr3+ में ये ऑक्सीकृत हो जाता है। ऐसी कंडीशन में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो क्या हो जाता है बच्चों 3d3 बन जाता है। इसका कंडीशन में इसके T2G अर्धपूरित हो जाता है, T2G अर्धपूरित हो जाता है। T2G में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस प्रकार से अर्धपूरित T2G विन्यास ये प्राप्त कर लेता है। जबकि Mn2+ ऑक्सीकारक होता है, सॉरी Mn3+, Mn का कौन सा होता है आर्गन 3d5 4s2, 25 परमाणु संख्या होती है इसकी। ये Mn3+ में जाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देगा, D से 2s से एक D से, तो D4 विन्यास हो जाएगा। अब ये Mn2+ में आ जाता है, इस एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, तो D5 अर्धपूरित D कक्षक होने के कारण से ये क्या करता है ऑक्सी कारक की भांति व्यवहार करता है। जिंक कैडमियम मरकरी को संक्रमण तत्व क्यों नहीं माना जाता, क्योंकि जिंक कैडमियम मरकरी क्या होते हैं बच्चों, जिंक कैडमियम जो मरकरी होती है वो क्या होती है, जिंक कैडमियम मरकरी जो होती है संक्रमण तत्व किसे मानते हैं, वे डी ब्लॉक तत्व जिनकी आद्यावस्था या किसी ऑक्सीकरण अवस्था में डी उपकोष अर्धपूरित होता है, सॉरी रिक्त रहता है, उनको क्या बोलेंगे संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी में सामान्य अवस्था में भी डी उपकोष पूरा भरा होता है और इनके +2 ऑक्सीकरण अवस्था में भी डी उपकोष पूरा भरा होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व नहीं माना जाता है, क्योंकि इनमें डी उपकोष रिक्त नहीं पाया जाता है। क्रोमेट आयन की आकृति कैसी होती है, संरचना दीजिए। क्रोमेट आयन कौन सा होता है, CrO4 2- को क्रोमेट आयन बोलते हैं। CrO4 2- को क्रोमियम के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन 6 बॉन्ड बनाने की प्रवृत्ति रखता है। इस प्रकार से ये इस प्रकार की चतुष्फल की आकृति इसकी हो जाएगी क्रोमेट आयन की, ठीक है। Ti4+ आयन रंगहीन होता है, कारण अयुग्मित, रंगहीन का जहाँ पर भी पूछे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव देंगे, रंगीन दिखाई देता तो कहेंगे कि इसके डी उपकोष में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। आपको कुछ भी नहीं पता तो इस प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं। अब देखिए अगला, सिल्वर परमाणु की मूल अवस्था में पूर्ण बड़े डी कक्षक यानी 4d10 है, फिर भी यह एक संक्रमण तत्व है, क्यों? देखो इसमें 4d10 पाया जाता है सिल्वर में, 36, 10, 46 और 5s1 ये होता है सिल्वर का, Ag का 47 परमाणु संख्या होती है। लेकिन ये क्या होता है Ag+1 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो ऐसी स्थिति में इसमें 4d10 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रह जाता है, S से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है 4d10। लेकिन कभी कभी ये कुछ यौगिकों में +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है, ऐसी स्थिति में इसमें 4d9 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है। अब देखो 4d9 में पूरा भरा हुआ डी कक्षक नहीं है, पूर्ण भरे हुए डी कक्षक का अभाव है इसमें, इसलिए सिल्वर को संक्रमण तत्व माना जाता है, क्योंकि सिल्वर +2 के अलावा कुछ यौगिकों में AgF2, Ag2O या AgO इनमें ये +2 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, जिसके कारण से इसको संक्रमण तत्व माना जाता है। एक्टिनोइड आकुंचन को समझाइए, बता दिया आप। एक्टिनोइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर 5f कक्षकों की प्रतिकर्षण की तुलना में प्रभावी नाभिक के आवेश का मान अधिक बढ़ता है, जिसके फलस्वरूप तत्वों के आकार में लगातार कमी आ जाती है, इसे एक्टिनोइड आकुंचन कहते हैं। लेंथेनोइड आकुंचन को समझाइए। लेंथेनोइड आकुंचन क्या होता है, लेंथेनोइड श्रेणी में
कि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को कम प्रतिकर्षित कर पाते हैं, इसकी बल्कि प्रभावी नाभिक के आवेश बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन को अधिकतम आकर्षित करता है, जिसके फलस्वरूप निरंतर आकार में कमी आ जाती है, जिसे लेंथेनॉइड श्रेणी लेंथेनॉइड आकुंचन कहते हैं, आकुंचन या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अंतराकाशी यौगिक क्या है समझाइए। ठीक है, अंतराकाशी यौगिक क्या है? तो संक्रमण धातुओं के द्वारा बने हुए यौगिक क्या कहलाते हैं? अंतराकाशी यौगिक कहलाते हैं, जिनके क्रिस्टलन में कुछ छोटा आकार रह जाता है, जिसमें कार्बन है, बोरोन है, इस प्रकार के हाइड्रोजन है, इस प्रकार के तत्व समाहित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इन्हें अंतराकाशी यौगिक कहा जाता है। जलयोजी Zn2+ आयन रंगीन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें पूरी डी उपकोष भरा होता है, इस कारण से इसके आयन क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का अभाव होता है, ऐसा भी कह सकते हैं। मिश्र धातु में प्रयुक्त अधिकतम संगठन वाली धातु, तो मिश्र धातु में देखो कौन सी धातु प्रयुक्त हो जाती है? एक तो सीरियम लगभग 40% होती है, और इसके अलावा लेंथेनम 45% यूज होती है लेंथेनॉइड श्रेणी की। ठीक है, तो ये धातु सबसे ज़्यादा संगठन वाली होती है। नेक्स्ट देखो क्रोमियम Z=2 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो क्रोमियम का 24 परमाणु संख्या पर क्रोमियम आता है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लिख सकते हैं, अभी आपको लिख के बताया था। आर्गन 3d5 4s1, इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए था S में, लेकिन इसमें आ जाता है अर्धपूरित द्विउपकोष का अधिकतम स्थायित्व होने के कारण से। पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रोमियम का और कॉपर का भी पूछा जा सकता है। कॉपर 29, आर्गन 3d10 4s1, बाकी सब में S में 2 होंगे, लेकिन इन दो धातुओं में 3d श्रेणी में किस में होंगे? D में चला जाता है, S से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके, क्योंकि पूर्ण पूरित और अर्धपूरित द्विउपकोष का स्थायित्व अधिकतम होता है। आगे देखिए, एक पैरायूरेनियम तत्व का नाम व प्रतीक लिखिए। पैरायूरेनियम तत्व किसे बोलेंगे? 4f श्रेणी में बाएं से दाएं यूरेनियम के पश्चात आने वाले तत्वों को हम क्या बोलेंगे? पैरायूरेनियम तत्व। अब इधर से इधर चल रहे तो क्या हो जाता है? अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलिया से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन लड़ते हैं। यूरेनियम के बाद 92 यूरेनियम ये है, इसके बाद वाले जो सारे तत्व हैं ये कृत्रिम तत्व हैं, और इनको पैरा यूरेनियम तत्व कहा जाता है। नेप्टूनियम लिख सकते हैं आप 93 पर, प्लूटोनियम लिख सकते हैं, एमरेसियम लिख सकते हैं, क्यूरियम लिख सकते हैं, बर्केलियम लिख सकते हैं, कैलिफोर्नियम लिख सकते हैं, ये सारे के सारे पैरा यूरेनियम तत्व हैं। ठीक, कोई भी एक तत्व का नाम। लेंथेनॉइड तत्वों की सामान्यतः ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? लेंथेनॉइड तत्व जितने भी होते हैं इनकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जा सकती है लेंथेनॉइड तत्वों की +3। ठीक है, ओके। तो ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सिलसिला लेसन नंबर 8 से ख़त्म हुआ। इसके बाद में हम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन्स की देखते हैं, बात करते हैं। तो ये आप ये क्वेश्चंस को लिख सकते हैं। पहले चैप्टर से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फ्रेंकल व शॉर्ट की दोष में 4 अंतर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, AgCl वगैरह में शॉर्ट की दोष है, फ्रेंकल में NaCl वगैरह में इस प्रकार से, तो आप देख लीजिएगा। सबसे सम्मित और असम्मित क्रिस्टल तंत्र कौन सा है, उसकी बीमारी पूछ सकता है। सबसे सम्मित कौन सा होता है? घनीय। और त्रिंताक्ष क्या होता है? सबसे असम्मित। इनकी बीमारी देख लेंगे, ABC अल्फा बीटा गामा में संबंध। HCP CCP और FCC की संकुलन क्षमता और समन्वय संख्या, BCC और सरल घनीय की, तो इन तीनों की समन्वय संख्या होती है कितनी? 12, और संकुलन क्षमता होती है 74%। BCC की होती है 68% संकुलन क्षमता, समन्वय संख्या होती है 8। सरल घनीय की होती है 52.4 संकुलन क्षमता, और समन्वय संख्या होती है 6। क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों में 4 अंतर यहाँ से पूछा जा सकता है। कोई भी 2 पूछ ले, 3 पूछ ले, तो आपको सारणीबद्ध तरीके से देना है। ठोसों का आकार एवं आयतन निश्चित क्यों होता है? क्योंकि ठोसों के अवयवी कण प्रबल अंतराणविक आकर्षण बल द्वारा बंधे होते हैं, जिनके बीच की दूरी नियत रहती है, इसलिए इनका आकार और आयतन निश्चित होता है। इसमें
0.8 ग्राम NaOH 200 ml विलियन में उपस्थित है। तो इस विलियन की मोलरता कितने भी ग्राम देकर के आपसे यहाँ से मोलरता क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछता अक्सर बोर्ड में, तो यहाँ से पूछे जाने के चांसेस। तो मोलरता वाला सूत्र याद कर लेंगे, मोल बटा विलियन का आयतन। मोल निकालने का सूत्र आपको आता होगा, पदार्थ की ग्राम में मात्रा बटा अणुभार, ठीक है, उस सूत्र से आप यहाँ पर निकाल लेंगे। राउल्ट व हेनरी नियम को परिभाषित कीजिए, ये पूछ सकता है। आदर्श व अनादर्श विलियन में कोई 3 अंतर। निम्न को प्राशन दाब के या क्वथनांक के बढ़ते क्रम में लिखिए, ये पूछ सकता है। तो क्वथनांक का बढ़ता क्रम क्या, आयनों पर जितने ज़्यादा आयन होंगे उतना ही ज़्यादा क्वथनांक होगा, उतना ही ज़्यादा प्राशन दाब। तो यहाँ पर Al2SO4 का सबसे ज़्यादा होगा, फिर किसका हो जाएगा Na2SO4, फिर किसका हो जाएगा NaCl, और ग्लूकोज का सबसे कम हो जाएगा। ग्लूकोज हो या यूरिया हो, समान सांद्रता अगर दे रखी है। 400 केल्विन ताप पर किसी विलियन का प्राशन दाब 0.0821 एटमॉस्फेयर है, तो विलियन की सांद्रता मोल प्रति लीटर में ज्ञात कीजिए। तो ये आप इस सूत्र से ज्ञात कर लेंगे। कौन सा सूत्र काम में लेंगे इसके लिए, पाई बी बराबर NBRT, ये सूत्र लेंगे। पाई प्राशन दाब है, पाई बराबर क्या हो जाएगा NB/VRT। मोल बटा आयतन को क्या बोलते हैं, मोलरता सांद्रता, CRT, ठीक है ना। तो यहाँ से आपसे पूछा क्या है, प्राशन दाब पूछा है, तो प्राशन दाब आप निकाल, सांद्रता पूछिए तो C पूछिए, तो पाई बटा RT, ठीक है ना, पाई बटा RT, C निकल जाएगा आपके पास। पाई का मान दे रखा है 0.0821 और R का मान भी इतना ही होता है 0.0821, और ये कितना होता है 400 ताप का मान ये दे रखा है केल्विन में। ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बच जाएगा बच्चों, 1/400, यानी 1/4 गुणा 100 ऐसे दे सकते हैं। तो 0.25 और 100 को यानी 10 की पावर 2 के रूप में -2 ये ले लें, मोल प्रति लीटर में आ जाएगा ये। प्राशन दाब या प्रतिलोम प्राशन को समझाइए, ये अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्राशन दाब के जो विपरीत होता है वो प्रतिलोम प्राशन होता है, समुद्री जल को शुद्धिकरण में काम में आता है। प्राशन दाब क्या होता है, किसी विलियन के विलायक, किसी विलियन का जब अर्धपारगम्य झिल्ली से, ठीक है ना, जब भी किसी विलियन पर बाह्य दाब लगाया जाए तो विलियन से विलायक के कण जिस दाब पर शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ कर देते हैं उस बाह्य दाब को क्या कहते हैं, प्राशन दाब। प्रतिलोम प्राशन क्या होता है, वह बाह्य दाब जो प्राशन दाब से अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप विलायक के कण किधर चले, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलियन से शुद्ध विलायक की ओर प्रवाहित होना प्रारंभ कर देते हैं। इस घटना को प्रतिलोम प्राशन कहते हैं। चालकता को परिभाषित करें, चालकता क्या होती है, R आपने देखा, R समानुपाती होता है L/A। R बराबर क्या हो जाएगा, रो विशिष्ट प्रतिरोधकता, रो बराबर क्या होता है RA/L। प्रतिरोधकता का मात्रक पूछा जाता है ओम, और ये मीटर स्क्वायर, एक नीचे मीटर आएगा, इससे मीटर कैंसिल, तो ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है, ओम इंटू मीटर, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब चालकता जो होती है वो प्रतिरोधकता की व्युत्क्रम होती है, तो ये हो जाएगा L/RA, RA/L, L ऊपर चला जाएगा, तो ये विशिष्ट चालकता हो जाएगी। तो इकाई सेंटीमीटर वाले इलेक्ट्रोडों के पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा इकाई सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर दूरी के मध्य स्थित विलियन की चालकता क्या कहलाएगी, चालकता। कैसे लिखेंगे, निश्चित ताप पर एकांक पृष्ठ क्षेत्रफल वाले इलेक्ट्रोडों के 1 सेंटीमीटर के मध्य बने हुए विलियन का चालकत्व जो होगा उसे विशिष्ट चालकता कहते हैं। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का नामांकित चित्र ये याद कर लीजिएगा। डेनियल सेल का नामांकित चित्र ये आप याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। डेनियल सेल पर होने वाले ऑक्सीकरण और अपचयन। एनोड क्या किसका होता है, जिंक का होता है। एनोड पर जिंक क्या होता है, ठोस अवस्था से किसमें Zn2+ में बदल जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड किसका होता है, कॉपर का। डेनियल सेल में ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या हो जाता है, अपचित हो जाता है। H2O अथवा H2O ईंधन सेल का नामांकित चित्र और रासायनिक अभिक्रिया पूछ सकता है। कोलराउस के नियम को परिभाषित कीजिए, ये भी पूछा जा सकता है।
फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम और द्वितीय नियम को आप परिभाषित करेंगे। इस पर आधारित न्यूमेरिकल भी आ सकता है। Na2SO4 के लिए अनंत अनुता पर मोलर चालकता की गणना कीजिए। यहाँ पर लैम्डा m नोट दे रखा है। Na+ के लिए 50.1 और SO4 2- के लिए 160। तो देखो यहाँ पर किसी के भी लिए कोलराउस का नियम लग जाएगा अनंत अनुता पर। ये टूटेगा कैसे? 2Na+ SO4 2-। अनंत चालकता पर इसकी जो मोलर चालकता हो जाएगी वो Na+ की मोलर चालकता की दुगनी, क्योंकि 2 लग जाएगा ना गुणांक यहाँ पर, और SO4 की जो अनंत चालकता पर है मोलर चालकता उसके बाद, तो 2 गुणा 50.1 प्लस 160 इसकी दे रखी है। तो ये 100.2 हो जाएगा, ये 160 है, तो कितना हो जाएगा? 260.2 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। मात्रक जरूर लिखिए इनका। पाँच 5.1 एम्पियर धारा 10 मिनट तक कॉपर सल्फेट विलीन में प्रवाहित करने पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान, ये फैराडे के प्रथम नियम पर हो जाएगा आधारित। किसी का भी द्रव्यमान ZIT ये हो जाएगा। Z क्या होता है? तुल्यांक की भार बटा 96,500 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश IT। ठीक है, तुल्यांक की भार कितना होता है? कॉपर का 63.2 इसका होता है लगभग, और 96,002 इस पे आवेश होता है कॉपर पर। तो परमाणु भार बटा आवेश, और ये 96,500, और ये हो जाएगा आई का मान कितना दे रखा है? 1.5 एम्पियर। समय को सेकंड में बदल लेंगे, 10 मिनट है तो सेकंड में करने के लिए 60 से कर देंगे, तो 900 आ जाएगा लगभग। यहाँ पर 0.29 ग्राम की समथिंग आ जाएगा इसका आंसर। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण दीजिए। ये आप देंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग नियतांक का मान इतना दे रखा है, तो अर्धायुकाल, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायुकाल क्या होता है? T1/2 0.693 बटा K, ये होता है 0.693। K का मान दे रखा है 2 गुणा 0. इसे कैंसिल तो हो जाएगा 1/2 यानी 0.5 सेकेंड। ठीक है ना, ये अर्धायुकाल का पूछा जा सकता है छोटा सूत्र प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर। और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए होता है (2K). प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर करता है शून्य कोटि की अर्धायुकाल। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में 3 अंतर दीजिए। ये आप याद कर लेंगे सारणीबद्ध तरीके से। ठीक है ना, दर्शाइए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगे समय का दुगना होता है। तो ये अपने एग्जाम्पल से देखिएगा, एग्जाम्पल में दे रखा है निम्नलिखित कोटि ज्ञात करके उनके वेग नियतांकों के मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये समाकलित वेग समीकरण है। सांद्रता पदों पर जो घात लगी होती है उसको जोड़ देते हैं तो कोटि आ जाती है। जैसे इसमें कितना लग रहा है? 1 घात लग रही है, 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें 2 घात लग रही है, 1 पर -2 लगी, 2 में से -1 गया तो 1, और इसमें 1 पर 1 लग रहा है, 1 पर -1, तो दोनों में 1 में से -1 जाएगा तो 0, शून्य कोटि की अभिक्रिया हो गई। ठीक है ना। अब इसका मात्रक जो निकालने का जो फॉर्मूला होता है, मात्रक निकालने का जो फॉर्मूला होता है वेग नियतांक का, वो होता है मोल प्रति लीटर की पावर 1 - n सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना। जैसे अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया दे रखी है तो मोल प्रति लीटर की पावर 1, n की जगह क्या रख देंगे? n क्या है अभिक्रिया की कोटि, तो 1 रख देंगे। सेकेंड इनवर्स तो 1 में से 1 जाएगा 0। किसी भी संख्या की घात 0 होने का मतलब कितना होता है? 1, और ये सेकेंड इनवर्स, जिसका मात्रक आ जाएगा सेकेंड इनवर्स। शून्य कोटि की अभिक्रिया है, n बराबर 0 है कोटि का मान, तो फिर आप मोल प्रति लीटर की पावर 1 - 0 रख देंगे यहाँ पर, सेकेंड इनवर्स 1 आ जाएगा। तो मोल प्रति लीटर की पावर 1 सेकेंड इनवर्स, ये शून्य कोटि के। 2 कोटि है तो 2 के लिए ऐसे भी निकाल लेंगे, 3 कितनी भी कोटि है उसके लिए आप निकाल सकते हैं। निम्न के नाम दीजिए। एक जियोलाइट जो एथिल एल्कोहल को गैसोलीन में परिवर्तित करता है, ZSM-5। नेत्र संक्रमण में प्रवृत्ति एक सिल्वर सोल, RG रोल, सिल्वर सोल का नाम हो जाएगा RG रोल। ठीक है ना। ZSM-5
ZSM5, ये एक जियोलाइट है जिसका उपयोग एथिल एल्कोहल गैसोलीन में प्रयुक्त किया था। RG रोल, ये सिल्वर सोल है, नेत्र संक्रमण में इसका उपयोग क्या, प्रोटार्जी रोल भी बोलते हैं इसको। साबुन की शोधन क्रिया को समझाइए, ये आप मिशेल निर्माण की क्रियाविधि समझेंगे। द्रवरागी द्रव्यरागी फ्लूइड में 2 अंतर, ये आप दे देंगे। ब्रेडिंग आर्क विधि का नामांकित चित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोना, चांदी, प्लेटिनियम इनके सोल बनाने के लिए इस विधि को काम में लेते हैं। भौतिक और रासायनिक अधिशोषण में 2 कारण, तो भौतिक रासायन अधिशोषण किसके, वान डेर वाल बलों के कारण से होता है, ये रासायनिक बंध बनने के कारण से होता है। इसमें संकीर्ण ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है, इसमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ये आप दे सकते हैं। यह अस्थायी होता है, स्थायी होता है। कोटरल धूमर अवक्षेपण का नामांकित चित्र भी पूछा जा सकता है, धुएं को ये शुद्धिकरण के लिए काम में लेते हैं। तो विद्युत कण संचलन विधि का नामांकित चित्र ये आप बुक से देख लेंगे। टंडल प्रभाव को समझाइए नामांकित चित्र द्वारा, ये भी आप देख लेंगे। सोल जेल इमल्सन प्रत्येक एक उदाहरण देख लीजिए, सारणी दे रखी है बुक में, उसमें से आप देख लें। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, इसका कारण क्या देंगे, क्या देंगे, छोटी क्लासों में आपने अपवर्तन दिया, लेकिन यहाँ पर प्रकीर्णन के कारण से, ठीक है ना। वायुमंडलीय कण क्या करते हैं, सूर्य से आने वाले प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जागबलवन विधि का वर्णन कीजिए। गालक किसे कहते हैं, कॉपर और लोहे के निष्कर्षण में कौन सा गालक प्रयुक्त होता है, तो कॉपर में कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड प्रयुक्त होता है। लोहे में कौन सा प्रयुक्त होता है, SiO2 गालक प्रयुक्त होता है। वर्जन व निस्तापन में 2 अंतर, वर्जन वायु की उपस्थिति में होता है, सल्फाइड एस के लिए होता है, ये कार्बोनेट और जलयोजित एस को होते हैं उनके लिए प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। संकुल लवण और द्विक लवण में अंतर, अष्टफल के चतुष्फल के संकुलों के लिए क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन आरेख जो आपको इस प्रकार से बता रखा होगा। ये 5 कक्षक हैं और ये जाकर के आगे कैसे वियोजित हो जाएंगे, इस प्रकार से, ये 5 कक्षक इस प्रकार से वियोजित हो जाएंगे, इस प्रकार से, ठीक है। T2G और EG और इनके बीच की जो होगी डेल 10dq, ये एनर्जी इस प्रकार से आप अष्टफल के चतुष्फल के लिए देख लीजिए। अष्टफल के लिए ये होता है, चतुष्फल के लिए T2G ऊपर चले जाएंगे, EG नीचे आ जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान रखना। निम्न के आयुपेशी नाम दीजिए। CuEn का होल ट्वाइज SO4, तो यहाँ पर En के लिए क्या लगाएंगे, जिनमें लगा होता है तो इसमें क्या लगाएंगे, बिस, एथिलीन डाइमीन, कॉपर सेकेंड सल्फेट। इसमें सबसे पहले लिगेंड का नाम हेक्सामीन, कोबाल्ट थर्ड, फिर ऑक्सीकरण अवस्था लिखेंगे क्लोराइड। इसमें क्या लिखेंगे, डाइअमीन, सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड। इसमें क्या लिखेंगे, ऋणायन के रूप में संकुल आयन डाइऑक्जिलेटो क्यूप्रेट सेकंड आयन, इसमें भी ये ऋणायन के रूप में संकुल। तो सोडियम हेक्सासाइनो फेरेट थर्ड, 8 लग जाता है अगर कॉम्प्लेक्स आयन इसके रूप में हो तो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लेसन नंबर लास्ट तक के ये पहले चैप्टर पहले बुक के उपलब्ध करा दिए गए हैं, सेकंड के भी आपको लेट नाइट तक उपलब्ध करा दिए जाएंगे। ओके, थैंक्स।